हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको हम बताएंगे कक्षा 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है सॉल्यूशन मतलब विलयन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले जिस पर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है विलेयता। विलेयता से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है निश्चित ताप पर मतलब जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। मतलब कि टेम्परेचर तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा टी है वो क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। और किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, तुम्हारा विलायक है जो तुम्हारा कितना होना चाहिए, 100 ग्राम विलायक में घुलकर एक संतृप्त विलयन बना रही है। और तुम्हारी जो एक विलेय पदार्थ है उसकी वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है और कैसा विलयन बनाती है, संतृप्त विलयन बनाती है, तो उसे उस पदार्थ की हम विलेयता कहते हैं। तो कह रहा है विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। जो तुम्हारी विलेयता होती है वे विलेय और विलायक की प्रकृति, मतलब कि विलेय और विलायक किस प्रकृति के हैं, और ताप और दाब ये सभी पर क्या होती है, निर्भर करती है। तो कह रहा है ठोसों की द्रव में विलेयता। अब देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। तो प्रत्येक ठोस द्रव में नहीं घुलता, मतलब तुम्हारा प्रत्येक ठोस है मतलब सॉलिड है जो तुम्हारा लिक्विड में नहीं घुलता। जैसे सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं जबकि नैप्थेलीन नहीं घुलती। मतलब जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और तुम्हारा शर्करा मतलब चीनी C6H22O11 का जो है वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। बट तुम्हारा जो नैप्थेलीन ये आसानी से जल में नहीं घुलती है। यही मतलब हुआ कि ठोसों की द्रव में विलेयता तुम्हारी जो होती है वो सामान्यतः सभी ठोसों में लागू नहीं होती है। तो कह रहा है आगे सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। मतलब कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारे ठोस पदार्थ हैं सॉलिड मटेरियल, उनकी विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है आकर के। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। और तुम्हारे जो ठोसों की द्रवों पर विलेयता है वो दाब पर सामान्यतः मतलब इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है तुम्हारा जो प्रेशर का पी का। बट जो तुम्हारा टेम्परेचर है उसके बढ़ने से विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया ठोसों की द्रव में विलेयता। अब देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रवों में विलेयता, तो बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं। मतलब बहुत सी तो गैसें ऐसे हैं जो जल में क्या होती है, घुल जाती हैं, मतलब जल में मिल जाती है, मिक्सचर हो जाती है। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। गैसों की द्रव में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। मतलब कि जो तुम्हारे गैसों की द्रव में जो विलेयता है ना वो ताप एवं दाब मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। मतलब तुम्हारा जो प्रेशर है वो अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारी जो गैसों की विलेयता है ये वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है तुम्हें कि ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। अब इसमें देखो प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारा जो गैसों की द्रव में विलेयता वो बढ़ेगी, बट जो टेम्परेचर तुम्हारा वो जब क्या होगा, बढ़ेगा, तो तुम्हारी जो विलेयता वो क्या होगी, घटेगी। इसमें जो इसका उल्टा होता है टेम्परेचर का प्रभाव। तो अगला है डेफिनेशन आपकी द्रव का वाष्प दाब की। द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? व्हाट इज द वाष्प दाब ऑफ लिक्विड? कह किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में वाष्प द्वारा डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मतलब कि तुम्हारा टेम्परेचर वो तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, जो तुम्हारा लिक्विड है और उसकी जो वेपर है मतलब वाष्प के मध्य साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वाष्प द्वारा दाब डाला जाता है, जो प्रेशर डाला जाता है, वही तुम्हारा क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब तुम्हारा कहलाता है। इसमें तुम्हारा पॉइंट याद रखना है आपको कि ताप बढ़ाने पर द्रव के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो तुम्हारा द्रव के जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। अगली डिफिनेशन है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। कह रहा है जब कोई अवाष्पशील पदार्थ, मतलब अवाष्पशील मतलब वह पदार्थ जो वाष्पशील ना हो, किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है,
तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। मतलब कि एक अवाष्पशील पदार्थ को हम किसी शुद्ध विलायक में घोल रहे हैं, एक शुद्ध विलायक है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको घोल रहे हैं, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब ये होता है कम होना। तो वाष्प दाब में जितनी कमी हुई है इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो इसमें फार्मूला इसका क्या हो जा रहा है, आपको याद रखना है। यदि कह रहा है यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी हो, मतलब जो तुम्हारा शुद्ध विलायक है उसका जो वाष्प दाब वो क्या है, कैपिटल पी है, और विलयन का वाष्प दाब पी एस हो, पी सफिक्स में एस हो, एस का मतलब सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन का जो दाब है तुम्हारा पी एस हो, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, पी माइनस पी एस, क्योंकि तुम्हारा विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है, मतलब विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो कम होगा और जो तुम्हारा विलायक का वाष्प दाब होगा वो कम होगा। इसलिए फार्मूला बनेगा वाष्प दाब का अवनमन इज इक्वल टू पी माइनस पी एस। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब बात आती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अवनमन होगा तुम्हारा अवनमन, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो कह रहा वाष्प दाब का अवनमन, जो वाष्प दाब का तुम्हारा अवनमन क्या है, पी माइनस पी एस, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि तुम्हारा जो वाष्प दाब का अवनमन क्या ऊपर निकल गया, पी माइनस पी एस, और तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी, इसके अनुपात जो होता है यही तुम्हारा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा पी माइनस पी एस अपॉन पी, जहाँ पर तुम्हारा पी एस है विलयन का वाष्प दाब, पी है विलायक का वाष्प दाब। बस ये आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और नियम जो कि है आपका राउल्ट का नियम, या द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, इसी को बोलते हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, या बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो कह रहा सन 1887 में राउल्ट ने तन विलयनों के वाष्प दाब का विस्तृत अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया। मतलब सन 1887 में जो तुम्हारे वैज्ञानिक थे राउल्ट ने, इन्होंने तन विलयनों के वाष्प दाब का एक गहन अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने ये नियम अपने ही नाम पर रख दिया। अतः इस नियम के अनुसार किसी तन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। मतलब कि तुम्हारा जो तन विलयन है उसके जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब पी माइनस पी एस अपान पी है, उसका मान जो है ना उसमें उस विलयन में उपस्थित विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ये तुम्हारा मेन नियम है इसका, राउल्ट का नियम। तो ये आपको याद रखना है। इसको देखते हैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, मतलब तुम्हारा विलयन है उसमें विलेय होगा वो विलायक होगा, तो विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन एवं विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल एन है, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो। तो विलेय के मोल अंश क्या हो जाएगा फार्मूला, विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होंगे। तथा विलायक का वाष्प दाब पी, क्योंकि विलायक का तुम्हारा जो होता है वाष्प दाब वो पी होता है, तथा विलयन का वाष्प दाब पी एस हो, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, पी माइनस पी एस होगा। तब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी माइनस पी एस पर पी होगा। अब तुम्हारा राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कह रहा था कि जो तुम्हारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है मतलब पी माइनस पी एस अपान पी, वो किसके बराबर होगा, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होगा। ये तुम्हारा जो है एन अपान एन प्लस वन, ये तुम्हारे विलेय के मोल अंश है, और जो तुम्हारा पी माइनस पी एस अपान पी है ये तुम्हारा क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो ये फार्मूला आपको भी याद रखना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो तुमको भी पता होना चाहिए कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम होता है। यहाँ स्मॉल एन मोलों की संख्या किसके, विलेय के, स्मॉल डब्ल्यू होती है विलेय की मात्रा, स्मॉल एम विलेय का अनुभार, और कैपिटल एन इज इक्वल होता है कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का मात्रा और कैपिटल एम होता है विलायक का अनुभार। तो तुम्हारा जो फार्मूला बन गया इसका मेन फार्मूला ये याद रखना है आपको कि पी माइनस पी एस अपान पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। मेन फार्मूला आपको ये वाला याद रखना जरूर, क्योंकि इस पर सवाल आते ही आते हैं 100% आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये कोई फार्मूला आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। अब देखते हैं अगली डेफिनेशन। कह रहा है आदर्श विलयन मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब कि तुम्हारी जो विलयन की सांद्रता है वो कुछ भी हो,
और वो जो विलयन है तुम्हारा राउल्ट के नियम का क्या कर रहा हो, पालन कर रहा हो, तो ऐसे विलयन ही हमारे क्या होते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब कह रहा आदर्श विलयन के दो अन्य प्रमुख गुण निम्न है, मतलब कि विलयन के दो और गुण होते हैं वो तुम्हारे निम्न है। कह रहा मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों की मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन, तुम्हारा एंथैल्पी परिवर्तन होता है तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। मतलब कि कोई मिक्सर बना रहे, मिक्सर बनाना है तो उसमें जो तुम्हारा एंथैल्पी परिवर्तन होगा डेल्टा एच वो क्या होगा, जीरो, और जो आयतन परिवर्तन होगा डेल्टा वी वो भी क्या होगा, जीरो होगा। कह रहा एक पूर्ण रूपेण, मतलब कि एक पूरी तरह से आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है। मतलब कि कोई भी विलयन ऐसा नहीं कि जो पूर्णतः आदर्श विलयन हो, मतलब अपने आप में क्या हो, आइडल हो, क्योंकि कोई भी आइडल चीज़ हमको इस समय प्रकृति में उपस्थित नहीं मिलती है, हम उसको आइडल मान लेते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि एक पूर्ण रूपे आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। मतलब कि कुछ विलयन ऐसे हैं जो व्यवहार में लगभग, देखो यहाँ पर लगभग शब्द लगा है, आदर्श होते हैं। जैसे इसमें एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, मतलब जो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन है ये तुम्हारा लगभग क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रोमेथेन और क्लोरोथेन, ये भी तुम्हारे लगभग आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। अगली डेफिनेशन है आपकी अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, तो अनादर्श विलयन जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का, सॉरी दोस्तों सांद्रताओं पर यहाँ पर राउल्ट होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। मतलब कि एक विलयन है उसकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है, तन विलयन हो सकता है, शांत विलयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो उस क्या है कि वो राउल्ट का जो नियम उसका पालन नहीं कर रहा है तो विलयन तुम्हारा अनादर्श विलयन कहलाएगा, अनआइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन आती है क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग, सुनते हैं ना कि क्वथनांक इतना है, जब हम जल को उबालते हैं तो उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही है तुम्हारा क्वथनांक। तो कह रहा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उससे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब किसी द्रव को उबालते हैं तो उसका जो दाब है वो कहाँ पहुँच जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, मतलब है ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अगली डिफिनेशन आती है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो शुद्ध विलायक में किसी अवाष्प से विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अभी हमने आपको वाष्प दाब में अवनमन पढ़ाया था, वो अवनमन था, ये क्या है तुम्हारा उन्नयन है। अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ये आपको याद रखना है। तो कह रहा शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, मतलब एक शुद्ध विलायक है उसमें हमने क्या किया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला तो उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो कह क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल टी, तथा विलयन का क्वथनांक टी एस हो तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी होगा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि तो तुम्हारा क्वथनांक उन्नयन होता है वो होता है विलयन का टेम्परेचर माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक या टेम्परेचर, बात एक ही है। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले की कि क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलरता में संबंध। क्वथनांक में उन्नयन और मोलरता में संबंध क्या होता है, तो कह रहा किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, मतलब एक तुम्हारा सॉल्यूशन है उसके जो क्वथनांक में उन्नयन है विलायक की निश्चित मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मोलरता के समानुपाती होता है। मतलब जो तुम्हारा विलायक है उसमें तुम्हारा जो विलेय पदार्थ की मोलरता है, विलेय पदार्थ की मोलरता है उसके समानुपाती होता है तुम्हारा क्या, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम डैश। एम डैश यहाँ पर क्या है, एम डैश है तुम्हारी क्या, विलेय पदार्थ की मोलरता। तो फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डैश इंटू एम डैश। अब यहाँ पर के बी डैश क्या है, तो ये भी एक वहाँ कांस्टेंट है के बी डैश, वो क्या है, तो जहाँ के बी डैश इक्वल टू तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब तुमको पता है कि स्मॉल एम डैश बराबर क्या होता है फार्मूला, क्योंकि ये तो स्मॉल एम डैश क्या है, मोललता है, इसका फार्मूला होता है स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो इसकी हम अगर फार्मूला रख देंगे तो ये फार्मूला एक बन के आ जाएगा। तो अब इसकी के दो पार्ट हैं, इसी फार्मूले के अब दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है मोलर उन्नयन स्थिरांक और दूसरा है तुम्हारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो सबसे पहले देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो कह रहा है इसमें 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में, मतलब कितना 1000 ग्राम, वो भी क्या शुद्ध विलायक में
किसी अवापशील विलेय के एक मोल को, कितने मोल को, एक मोल को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब कि मोलर उन्नयन स्थिरांक उसे कहते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक के हम 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ हैं अवापशील विलेय के एक मोल को घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फार्मूला तुम्हारा होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डैश इंटू, अब ये कहाँ से आया, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू, ये तुम्हारा एम डैश की जगह फार्मूला रखा गया। मतलब इसका तुमको फार्मूला याद रखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अरे तो संकेत तो तुमको पता है क्या क्या है, या हमको मान लो इसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक मान ज्ञात करना है तो वो तुम्हारा क्या है, के बी डैश है। तो के बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, एम इंटू डब्ल्यू इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा बटे में। मतलब आएगा तुम्हारा फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि के बी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। यहाँ पर डेल्टा टी बी तुम्हारा है क्वथनांक में उन्नयन, ये एम है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू तुम्हारा विलायक का भार, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार और 1000 तुम्हारा तो क्वेश्चन में दिया ही है कि 1000 का भाग करना है। अब बात आती है मोलर उन्नयन स्थिरांक की, वो तुम्हारा था मोलर। तो मोलर में क्या था, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में जब तुमको मोलर गएगा तो वहाँ पर 100 लेना है, बस यही अंतर दोनों में, मोलर और मोलर में। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवापशील विलेय के एक मोल को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, जैसे तुमने मोलर की पढ़ी, बस उसमें था 1000 ग्राम, यहाँ पे कितना है 100 ग्राम, बस इतना फर्क है, डेफिनेशन पूरी वही बन जाएगी, बस इसका संकेत थोड़ा चेंज है। वहाँ पर हमने जो मोलर उन्नयन स्थिरांक था उसको हमने किससे दिखाया था, के बी डैश से, बट यहाँ पे हमको के बी से दिखाना है इसको। मतलब जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है तुम्हारा के बी होता है, के बी। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, मतलब के बी, तो के बी वाला फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। पूरा फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर के बी डैश की जगह के बी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके संकेत क्या क्या है, संकेत तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, अवापशील विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में। स्मॉल एम विलेय पदार्थ का अणुभार है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा है, वो भी किसमें, ग्राम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताइए, अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ वीडियो में वो भी हमें बताइए कमेंट करके कि सर आपकी वीडियो में भी ये प्रॉब्लम है, तो हम आपको उस वीडियो यानी अगली वीडियो में इस गलती को सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।